न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और शुरुआत सबसे पहले सियासी खबर से करेंगे। बता दें आपको, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 3 सीटों पर प्रत्याशियों को कांग्रेस ने बदल दिया है और इसी के साथ 88 नामों का ऐलान कर दिया गया है। जानकारी ये भी दे दें कि 6 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। हालांकि ये भी बता दें कि भोपाल उत्तर से आतिफ अकील, जो आरिफ अकील के बेटे हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। इधर भोपाल की हुजूर सीट से नरेश ज्ञान चंदानी को टिकट मिला है। दिमनी से रविंद्र तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ इन्हें मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री के सामने रविंद्र तोमर मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ हालांकि सीट को बदल दिया है। दतिया से अवधेश नायक जो कि चुनाव लड़ेंगे, अब पहले किसी और का नाम था लेकिन बाद में अब इसे बदल दिया गया है। तो कांग्रेस से दीपक जोशी को भी टिकट मिला है। खातेगांव से टिकट इन्हें दिया गया है। वहीं इंदौर 3 से पिंटू जोशी और इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल को टिकट मिला है। मऊ से रामकिशोर शुक्ला को उम्मीदवार बनाया। जानकारी एक बार फिर से दे दें, 88 नामों की ये सूची जिसमें 11 महिलाओं को टिकट दिया है। 230 में से 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। सिर्फ आमला विधानसभा सीट, बैतूल जिले की आमला सीट को होल्ड किया गया है। इसके पीछे की वजह हालांकि क्या है, ये अब तक साफ नहीं हो सका, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि निशा बांगरे, जिनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है डिप्टी कलेक्टर, और इसीलिए इस सीट को होल्ड किया गया है। संभावना है कि उनका जब इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तो कांग्रेस उन्हें इस सीट से टिकट दे सकती है। ऐसी खबरें छनकर सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर और चौंकाने वाला नाम जो है वो एनपी प्रजापति का है, क्योंकि एनपी प्रजापति का पहली लिस्ट में नाम नहीं था। उनकी जगह शेखर चौधरी को मैदान में उतारा गया था। लेकिन अब खबर ये है, और ये बड़ी खबर है, कि कांग्रेस ने उन्हें यहां से मैदान में उतारा है। गोटेगांव सीट से अब एनपी प्रजापति ही चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए किन किन विधायकों के टिकट कटे हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली लिस्ट के 3 प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। मौजूदा 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। वहीं पीसी शर्मा, उन्हें भी मैदान में उतारा गया है। पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था। खबरें आ रही थी कि सर्वे में रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिसके कारण उनका नाम भी होल्ड कर दिया गया था। लेकिन अब दूसरी लिस्ट में पीसी शर्मा भी मैदान में उतरे हैं। ये बड़ी खबर है। बीजेपी से कांग्रेस में आए नेता को भी टिकट दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि पहले 144 और अब 188 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। करीब 229 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब केवल आमला सीट एकमात्र बचती है। इस पर जल्द से जल्द कांग्रेस अपने प्रत्याशी का नामों का ऐलान करेगी। वो कौन होगा, ये देखने वाली बात है। ज्यादा बातचीत करेंगे। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, इंतजार खत्म हो चुका है और सबसे पहले बंसल न्यूज ही लगातार ये बता रहा था कि आज शाम तक, यानी कि कल शाम तक कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि कल महत्वपूर्ण बैठकें दिल्ली में भी हुई है और कल देर रात कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी सर। लेकिन मैं चाहूंगी कि इस जो लिस्ट आई 88 नामों की सर, किस प्रकार आप विश्लेषण करेंगे? 229 पर अब प्रत्याशी घोषित हुए हैं, मात्र 1 सीट आमला को फिलहाल होल्ड किया गया है। अगर जया के विश्लेषण की हम बहुत कम शब्दों में बात करें तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास जो भी विकल्प थे उसने उसका सबसे बेहतर उपयोग करने की कोशिश की है। और भले ही देर से वो आई है सूची, लेकिन दुरुस्त आई है जी। फटाफट उसने अपना काम निपटाया है और 230 में से 229 सीटों का काम निपटा के, जो सबसे बड़ा तनाव का काम होता है चुनाव के पहले, जिसमें पसीने छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे दिग्गज जो हैं परेशान हो जाते हैं, वो काम निपटा के उसने एक बहुत बड़ा टेंशन खत्म कर दिया है। पूरा फोकस रखा है। दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छे ढंग से उसने कई बड़े फैसले किए हैं जो चुनावी राजनीति में बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 24 घंटे पहले कांग्रेस में शामिल हुए अभय मिश्रा को, सिर्फ 24 घंटे पहले उनको दनादन सेमरिया, रीवा की सेमरिया सीट से मैदान में उतार दिया। इसी तरह निवाड़ी सीट से अमित जो हैं उनको कैंडिडेट बनाया गया है। और सिर्फ आमला, जैसा आप बता रही थी कि आमला सीट को छोड़कर बाकी सारी सीटों पर उन्होंने, जहां से निशा बांगरे जो डिप्टी कलेक्टर हैं जी, और उनका इस्तीफा पेंडिंग है और माना जा रहा है कि वो उस पर अब न्यायालयीन हस्तक्षेप के चलते फैसला संभावित है जल्दी से जल्दी, तो वहां को छोड़कर उन्होंने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। जो बेस्ट कैंडिडेट हो सकते थे, ये बीजेपी भी मान रही है कि कांग्रेस ने बहुत चतुराई से निर्णय लिया है।
जिन 3 सीटों पर उसने प्रत्याशी बदले हैं, ये भी एक अच्छा कदम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये अनावश्यक रूप से कांग्रेस की सारी मेहनत पर पानी फेर सकता था। इसको लेकर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती, नेताओं का विरोध कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशान करता। तो जी। जहां पीछे हटना था 4 कदम, वहां कांग्रेस ने पीछे हटकर भी बताया कि हम जिद में नहीं हैं, हम समझौते करने के लिए तैयार हैं। अगर पार्टी के सभी नेता, और इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं, आप देखिए कांग्रेस की पहली सूची को लेकर कोई ऐसी स्थिति नहीं आई थी, जबकि हमने देखा था कि कांग्रेस की सूचियां जब आती हैं जी। तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जिस तरह के प्रदर्शन हमने देखे हैं, वो हालत खराब कर देते थे पार्टी की। बिल्कुल लेकिन सर, पहली कुछ एक सूची सीट को अगर छोड़ दें, जैसे कि शिवपुरी की हम बात कर रहे थे, इस पर हमने चर्चा भी की थी तमाम राजनीतिक मेहमानों से। बाकी मनोज जी का मैं रुक करूं सर, उसके पहले मैं चाहूंगी कि एक और संक्षिप्त में आप एक सवाल का जवाब दें सर, क्योंकि बीजेपी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। अभी तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है बीजेपी से काफी पीछे चल रही है, बीजेपी प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार का काफी लंबा समय मिल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस ने अचानक से चौंकाया, अपने तमाम प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन बीजेपी में अभी भी मंथन चल रहा है, चर्चाएं चल रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं सर, जबकि बीजेपी के पास तो कांग्रेस से ज्यादा उम्मीदवार हैं? देखिए, जैसा शेर कहता है कि एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, तो टिकट वितरण जो है यही प्रणाली है। ये एक आग का दरिया है, आग से भरी हुई एक नदी है, और उस नदी को तैर कर जाना पड़ता है उन लोगों को जो टिकट का चयन करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह आसान काम नहीं है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जरूर जारी कर दी, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि ये कितनी कठिन चुनौती है, और यही वजह है कि वो अपनी अगली सूचियों को लेकर कांग्रेस जहां किनारे खड़ी है, बीजेपी अभी भी इस परीक्षा से जूझ रही है कि उसे अपने प्रत्याशी देने। हालांकि ऑलमोस्ट उसके यहाँ भी लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और अब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा एक औपचारिकता है। लेकिन कांग्रेस ने काफी समझदारी से, जया अगर आप पूछें फिर कम शब्दों में, तो निश्चित तौर पर बहुत अपने सीमित संसाधनों का, क्योंकि उसके पास बहुत अधिक विकल्प नहीं थे बीजेपी की तुलना में, लेकिन उसने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया है। बहुत ज्यादा कहीं उसने दुस्साहस भी नहीं दिखाया है। बिल्कुल, ये काफी कहा जा बुद्धिमानी सकता है से सर, सीमित संसाधनों का भी बहुत चतुराईपूर्ण तरीके से कांग्रेस ने इस्तेमाल किया और अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। एनपी प्रजापति, जिनका पहली लिस्ट में नाम नहीं था, उन्हें टिकट दिया गया है गोटेगांव से। आरिफ अकील की जगह अब उनके बेटे मैदान में आतिफ अकील उतरेंगे। यहाँ पर परिवारवाद को लेकर भी बातें हालांकि सामने आ रही थी, लेकिन अब उनके बेटे को यहाँ से टिकट दे दिया गया है। महज आमला सीट ऐसी बचती है जो फिलहाल कांग्रेस ने होल्ड कर दी है, लेकिन यहाँ भी जल्दी या तो निशा बांगरे मैदान में नजर आ सकती है या कोई और प्रत्याशी, अगर फैसला न्यायालय नहीं आता है तो फिर कोई और प्रत्याशी यहाँ से मैदान में उतरता दिखाई देगा। शरद जी, आप बने रहेगा, आगे भी आपसे हम बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से ये टिकट का जो बंटवारा हुआ है, उस टिकट बंटवारे में एक बात देखना जया बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि महिलाओं को कितना यहाँ पर चांस मिला है, मौका मिला है। तो ग्राफिक्स के जरिए मैं टीम से कहूंगा जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करें। बीजेपी ने 16 उम्मीदवार महिलाओं को उतारा है। हालांकि अभी महज 136 सीटें ही घोषित की हैं, जिसमें से 16 महिला उम्मीदवार हैं। प्रतिशत अगर देखा जाए तो 12% है। तो ये बीजेपी का प्रतिशत है। अभी तक बीजेपी ने 136 में से 16 महिलाओं को मौका दिया है। कांग्रेस की भी अगर बात करें तो कांग्रेस की यहां पर देखें तो 29 महिलाओं को कांग्रेस ने मौका दिया है, और लगभग उसकी सभी सीटें और दूसरी लिस्ट को मिला के लगभग 229 सीटों पर 29 महिलाओं को मौका दिया है। 12.6 इनका ये प्रतिशत होता है। अगर दोनों में देखा जाए तो अंतर भी नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने चूंकि पूरा घोषित नहीं किया है, हो सकता है बीजेपी और अभी महिलाओं को अपनी दूसरी लिस्ट, जो 5वीं लिस्ट जारी करेगी, उस लिस्ट में मौका दे सके। तो परसेंटेज क्या रहेगा ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी लगातार बने हुए हैं। शरद जी, चुनाव से पहले महिलाओं का मुद्दा बड़ा जोर शोर के साथ उठाया गया और बिल भी पारित किया गया जिसमें महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई, लेकिन क्या वो आरक्षण इन सीटों पर देखने को मिल रहा है जिस तरह से अभी तक महिलाओं को जो मौका मिला है? एक जगह 12%, एक जगह पर 12.6%। देखिए, ये दबाव तो राजनीतिक दलों पर दिनेश जरूर है कि आरक्षण जो 33% घोषित किया गया है
तो ये सवाल वो जानते हैं कि मीडिया भी पूछेगा और पार्टी के भीतर ये सवाल भी उठेगा, महिलाओं की तरफ से भी आएगा और सबसे ज्यादा मीडिया की तरफ से ये दबाव आएगा कि साहब आपने 33% आरक्षण की बात हो गई, विधेयक पारित हो गया, तमाम चीजें हो गई, भले ही अभी ये कानून के रूप में लागू नहीं हुआ है, लेकिन आपने क्या किया है। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में चुनाव जीतने की जो एक दबाव है उससे भी राजनीतिक दल जूझते हैं और यही वजह है कि संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन कोई भी दल ये हिम्मत नहीं दिखा पाया है कि वो 33% के मान से या 33 छोड़िए, वो 20% या 22% भी जाए और ये बताए कि साहब हम काफी कमिटेड हैं, क्योंकि चुनाव जीतना एक दबाव है, बहुत बड़ा दबाव है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि ये संख्या 12 से 15% भी अगर हो जाती है तब भी हम संतोष करेंगे। बिल्कुल, कम से कम ये तो माना जाएगा कि से एक शुरुआत के तौर पर इसे देख सकते हैं कि चलिए एक शुरुआत हो रही है। हो सकता है आने वाले और चुनावों में इस जो परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिए। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सीटों को लेकर बात चल रही थी, खास करके उन सीटों पर जो कहा जा रहा था कांग्रेस 2-3 दिन से असमंजस में थी कि टिकट बदले जा सकते हैं। हालांकि 3 जगह बदल किए टिकटों को बदला गया है। पिछोर में टिकट को बदला गया, दतिया से टिकट को बदला गया और गोटे गांव से भी टिकट को बदला गया। ये 3 टिकट बदले गए हैं और ये साफ तौर पर यहां पर दबाव भी देखने को मिला। लेकिन अगर दतिया की बात करें, जिस तरह से जो बीजेपी से एक कैंडिडेट, बीजेपी से एक नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है, विरोध होता है और अब उस नेता को टिकट दिया जाता है जो शुरू से ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के विरोध में थे, मुखर हमेशा वो दिखाई दिए। कितना इसका असर कांग्रेस को या इस बदलाव का फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ इन टिकटों से दिखेगा? देखिए, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, 3 नामों पर बात कर लेते हैं हम। दतिया से यदि राजेंद्र भारती को टिकट दिया है तो राजेंद्र भारती लगातार नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ लड़ते रहे हैं चुनाव मैदान में। दोनों तरह से चुनाव मैदान में लड़ते रहे, मतलब चुनाव में भी लड़ते रहे और अपनी जो एक लड़ाई उनकी रही है उसको लेकर भी कई बार दोनों तरफ से मुकदमेबाजी भी हुई है, बहुत सारी चीजें देखने को मिली। अवधेश नायक को टिकट दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी से आए, लेकिन विरोध देखने को मिला और अंततः राजेंद्र भारती पर कांग्रेस ने विश्वास किया। जाहिर है, आप लगातार यदि जिस पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर मौका उनको मिलना चाहिए और यही वहां के कार्यकर्ताओं का कहना था। तो इस बात को मुझे लग रहा है कि आला कमान ने समझा और दिया। दूसरा, हम पिछौर की बात करते हैं तो पिछौर से आप देखिए कि अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया। अरविंद सिंह लोधी को टिकट देने के पीछे वजह भी ये होगी कि लोधी वर्सेस लोधी हो जाएगा, क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी से भी जो प्रत्याशी है वो लोधी है और दूसरी तरफ अरविंद को टिकट दिया। चर्चा ये थी कि क्या केपी सिंह को वापस लाकर पिछौर दिया जाएगा, तो केपी सिंह को ना देते हुए अरविंद लोधी को टिकट दिया गया। इसी तरह नमदा प्रजापति कोटे गांव की हम बात करें तो उनको वापस कर दिया गया। पहले वहां शिखर चौधरी को टिकट दिया गया था तो उनकी जगह वापस नमदा प्रसाद प्रजापति को, क्योंकि चर्चा बीच में ये भी आ गई थी क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। एक तरह से उन्होंने दबाव बनाया और वो दबाव काम आया। लेकिन ओवरऑल हम जिन सीटों की बात कर रहे हैं तो बहुत ही दिलचस्प सीटें हैं। निशा बांगरे का लगभग टिकट मिलना तय है। कुछ कानूनन बाधाएं हैं, वो यदि दूर हो जाती है तो निशा बांगरे आमला से होगी, जिस आमला को रोका गया है बिल्कुल। और कांग्रेस ये मानकर भी चल रही, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा की भोपाल तक और ये बताने का प्रयास किया कि मुझे रोका जा रहा है, तो उसका कांग्रेस भरपूर फायदा लेना चाहेगी। बाकी मुरलीधर, जो हम बात करें बड़नगर से, मुरली मोरबाल का टिकट काटा गया। इसलिए काटा गया कि उनके बेटे पर कुछ मामले थे और उसको लेकर काफी वो भी हुआ। हालांकि मुरली मोरबाल एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे कांग्रेस के, लेकिन उनकी जगह नए सोलंकी जो पहले सरपंच रहे उनको बड़नगर से चुनाव मैदान में उतारा। मैं इस वक्त मालवा में ही हूँ, लगातार मालवा के दौरे पर हूँ, मालवा के लोगों से बात भी कर रहा हूँ और जो समझ आ रहा है मालवा में भी समुंदर सिंह पटेल जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को ज्वाइन किए, कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से वापस कांग्रेस में, समुंदर सिंह एक बड़ा चेहरा है। जावत से उनको मैदान में उतारा, ओम प्रकाश सखीचा के सामने होंगे और एक ऐसा चेहरा जिसे कहा जा सकता है कि टक्कर जोरदार मिलेगी। पिछली बार के चुनाव में करीब करीब 30,000 के लगभग निर्दलीय मत जीतकर उन्होंने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया था। अब टिकट कांग्रेस से मिला है तो जाहिर है कि उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। पूरी सूची मेरे हाथ में है, जिसको लेकर लगातार कल रात से बंसल न्यूज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर एक सीटों की समीक्षा कर रहा है और ये बता रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि चेतन यादव को यदि उज्जैन उत्तर से, उज्जैन दक्षिण से दिया गया है तो पहले राजेंद्र वशिष्ठ के नाम की चर्चा भी थी, तो चेतन यादव वर्सेस यादव, यानी मोहन यादव वर्सेस चेतन यादव होंगे, यानी जातिगत समीकरणों को भी देखने का प्रयास किया गया। इसी तरह कोरबई से रानी अहिरबार एक बहुत अच्छी कैंडिडेट,
कैंडिडेट हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। कांग्रेस के खाते में वो सीट आई नहीं है और रानी अहिरबार को टिकट देने का मतलब यह है कि बहुत गंभीरता से टिकट दिया गया है। वो जिला पंचायत का जब चुनाव लड़ी वहां सदस्य का, तो सबसे ज्यादा बहुमत लेकर, सबसे ज्यादा मतों को लेकर आने वाली थी, यानी जो काम करने वाला कार्यकर्ता है उसको तरजीह दिया गया। इसी तरह गुरुचरण को पिपरिया से दिया गया। गुरुचरण खरे एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में इनको कहा जा मनोज जी, सकता है। देखिए सोहागपुर तमाम से जो पुष्पराज विधायक सिंह की हैं बड़ी चर्चा थी। पार्टी की ओर से हालांकि उन्हें मौका दिया गया है, लेकिन मैं चाहूंगी संक्षेप में आप हमें समझाएं, क्योंकि कांग्रेस ने दल बदल के जो नेता हैं उन्हें भी तवज्जो दी है अपनी पार्टी में। आप दीपक जोशी की बात कर लीजिए, चाहे आप अभय मिश्रा की बात कर लीजिए, 24 घंटे पहले जो बीजेपी का चेहरा था वो कांग्रेस में आता है और उसके बाद अब वो कांग्रेस का प्रत्याशी बन जाता है, तो उन्हें भी पार्टी की ओर से टिकट दिया गया है। तो दल बदल को तवज्जो देने का प्रयास कांग्रेस ने किया है यहाँ पे। देखिए, दल बदल को जो प्रयास किया, कैंडिडेट अच्छे थे। यदि दीपक जोशी से बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता? दीपक जोशी एक ऐसे परिवार, जोशी परिवार के, जिनका पूरा परिवार लग रहा आज भी उनका बेटा तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, तो जाहिर है कि कांग्रेस के पास भी इससे अच्छा कैंडिडेट नहीं हो सकता था। दूसरा, आप जो नाम ले रही हैं उनको भी आप देखेंगे तो वो एक बढ़िया कैंडिडेट है, बेहतर कैंडिडेट है, और इसीलिए शायद उनको जगह यहाँ दी गई। और यही नहीं, बल्कि आप पूरी सूची, दोनों सूचियों को देखेंगे तो जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा वो सब कद्दावर लीडर थे, और इसीलिए जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने दूसरी पार्टी का रुख कहा। एक सीट पर जरूर चर्चा होना चाहिए, नारायण त्रिपाठी की तहर मैयर में नारायण त्रिपाठी मुश्किल में पड़ गए। कई बार कहते हैं कि बहुत ज्यादा आप यदि ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं कुछ नहीं होता है, हम सब कुछ होता है, और मैं शायद चल नहीं पाया इस बार। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको दरकिनार कर दिया और कांग्रेस ने भी दरकिनार कर दिया। वह नए कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारकर ये बता दिया है कि कांग्रेस भी कोई समझौता नहीं करेगी। वो कुछ समझौता करना चाहते थे, यानी इस बार बिल्कुल, और बहुत जैसे कि शरद जी भी कह रहे थे मनोज जी के बहुत चतुराईपूर्ण तरीके से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी को अगर देखें तो अभी ऐसा लग रहा है दिनेश की टेस्ट मैच खेल रही है, लेकिन कांग्रेस ने तो T20 फॉर्मूले के आधार पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। अभी तक बीजेपी आगे थी, लेकिन अब कांग्रेस आगे हो गई है प्रत्याशियों की घोषणा करने में, ऐसा लग रहा है। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, मालवा निमाड़ को लेकर जरा समझाइए हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर सभी प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस की ओर से कर दी गई है, कौन किसके सामने होगा, हाई प्रोफाइल सीटों की भी जरा जानकारी दीजिए, और किस तरह का समीकरण अब प्रत्याशियों के ऐलान के बाद कांग्रेस के बनते दिखाई दे रहा है मालवा निमाड़ में। पीयूष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए पीयूष से जुड़ेंगे, लेकिन उसके साथ हमारे साथ सूरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, अगर बात करें भोपाल की, तो भोपाल की भी सीटों का ऐलान हो चुका है और आसपास का जो क्षेत्र है वहां के जो सब विधानसभा सीटें लगभग कांग्रेस ने कवर कर ली हैं। क्या माहौल अब सीटों के बाद देखने को, सीटों के ऐलान के बाद देखने को मिल रहा है? किस तरह की अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी? घोषित किए थे, उसके बाद बचे जो उम्मीदवार हैं 3, वो कांग्रेस ने यहाँ पर घोषित कर दिए। तो कुल मिलाकर भोपाल की 6 ही विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। सबसे पहले बैरागढ़ की बात करें, हुजूर विधानसभा की, खासतौर से बड़ा जो क्षेत्र है वो सिंधी बाहुल आता है, व्यापारी वर्ग है। ऐसे में कहीं ना कहीं फिर से नरेश ज्ञानचंदानी पर कांग्रेस ने दाव लगाया। हालांकि पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे, लेकिन करीब 8 से 10 हज़ार वोटों से पराजित हुए थे। इसके अलावा गोविंदपुरा, जो खासतौर से बीजेपी की पारंपरिक सीट मानी जाती है और लंबे समय से स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की वो सीट है, पिछली बार कृष्णा गौर वहां से विधायक थी। लगातार बीजेपी की परंपरागत सीट है, तो बहुत मुश्किल भी होगा कि सीट को, चुनौतीपूर्ण भी होगा कैसे जो रविंद्र साहू झूमर वाले हैं वो किस तरीके से कृष्णा गौर को फाइट दे पाते हैं। नरेला की बात करें तो एक युवा चेहरा कांग्रेस ने उतारा था, मनोज शुक्ला, जो पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे। हालांकि पिछले 4-5 साल से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे थे। इसके साथ ही खासतौर दक्षिण पश्चिम की बात करें, जिसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत सारी चर्चाएं थी, लेकिन अंत में खासतौर से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पर, विधायक पीसी शर्मा पर ही मोहर लगाई गई है, जो दिग्विजय सिंह खेमे के माने जाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छी टक्कर इस सीट पर भी हो सकती है। इसके अलावा खासतौर से हम यदि बात करें ओवरऑल सीटों की, तो करीब 6
विधायकों के टिकट काटे गए। ये भी बहुत बड़ी रिस्क होती है कि सिटिंग एमएलए का टिकट काटना। सुमावली से अजय सिंह कुशवाहा की बात करें, जो एक किसी न्यायालय के प्रकरण में जिनके 2 साल की सजा हुई थी, उस समय उनको विधायकी से भी हटाया गया था, हालांकि हाईकोर्ट से स्टे मिला, वापस वो विधायक बन गए। इसके अलावा बात करें तो खासतौर से मुरैना से राकेश मवई, जो जिलाध्यक्ष भी थे और पिछले नगर पंचायत चुनाव के समय उन्होंने इस्तीफा दिया था और लगातार सर्वे में माना जा रहा था कहीं ना कहीं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। शायद यही कारण है कि उनके स्थान पर दिनेश गुर्जर, जो किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया गया। गोहद से मेवाराम जाटव की जगह केशव देसाई को टिकट दिया गया है, उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। सेंधवा से ग्यारसी लाल की जगग मोंटू सोलंकी को टिकट दिया गया। बड़नगर से मुरली बोरवाल की जगह राय सोलंकी। और सबसे कांग्रेस ने अपने पूरे पत्ते खोल दिए हैं। 229 सीटों पर प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से। अब सिर्फ आमला सीट बाकी और देखना होगा कि वहां से कौन प्रत्याशी। मनोज जी का मैं रुख करूं, उसके पहले पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, अब अपनी बात पूरी करिए, जरा बताइए जल्दी से कि किस तरह का समीकरण अब कांग्रेस प्रत्याशियों के ऐलान के बाद नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी के अभी भी कुछ पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं, लेकिन अब किस तरह की परिस्थिति और समीकरण? देखिए, बिल्कुल मालवा निमाड़ का आपने जिक्र किया है, तो यहाँ पर सभी जो है वो प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं और इसके साथ में इस सूची में 25 नाम सामने आए हैं। हाई प्रोफाइल सीटों की आपने बात की है, तो बदनावर से हम लोग बात करें तो भंवर सिंह शेखावत एक बड़ा चेहरा है, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की थी, उन्हें कांग्रेस ने यहाँ पर टिकट दिया है। इसके अलावा हम लोग बात करें दीपक जोशी, जिन्होंने जो है पिछले दिनों जो है कांग्रेस का दामन थामा था, उन्हें खातेगांव से टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो जावत की सीट बता रहे हैं नीमच जिले की, वहां पर समंदर पटेल यहां पर मैदान में होंगे। ओपी सकलेचा के सामने कहीं न कहीं यहां पर कांग्रेस ने उन्हें सीधे तौर पर मैदान में उतारा है। तो ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं। इन सीटों पर यहाँ पर मध्य प्रदेश के तमाम जो वोटर्स हैं, तमाम जो लोग हैं, उनकी नजरें तो रहेंगी। इंदौर की हम लोग बात करें तो विधानसभा 3, विधानसभा 5 और विधानसभा महू लंबे समय से अटकलें थी कि किसे यहाँ पर टिकट मिलेगा, लेकिन विधानसभा 3 में यहाँ पर 2 चुनाव हार चुके अश्विन जोशी का टिकट इस बार काटा है और उनके ही चचेरे भाई पिंटू जोशी, जो महेश जोशी के बेटे हैं, कद्दावर नेता रहे महेश जोशी, उन्हें यहाँ पर कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है। और लंबे समय से वे सक्रिय थे, पिछले 5 सालों से लगातार पिंटू जोशी की सक्रियता थी। उसी के दम पर कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर पिंटू जोशी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। दिग्विजय सिंह खेमे से वे कहीं न कहीं आते हैं, इसका भी उन्हें पूरा फायदा मिला है। सबसे दिलचस्प जंग महू में कहीं न कहीं देखने को मिलेगी। रामकिशोर शुक्ला, पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन लगातार जो है वो भाजपा से नाराजगी कहीं न कहीं उनकी देखने को मिल रही थी और उन्होंने कांग्रेस हाल ही में ज्वाइन की थी। और बड़ा जनाधार है महू में, स्थानीय नेता है, ऐसे में अंतर सिंह दरबार जैसे कद्दावर नेता का टिकट यहाँ पर कांग्रेस ने काटा है। विधानसभा 5 की जंग की हम लोग बात करें तो सत्यनारायण पटेल बहुत सक्रिय हैं। पिछले चुनाव में बहुत ही कम मार्जिन से उन्होंने चुनाव हारा था, ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। तो दिलचस्प जंग होने वाली है। मालवा निमाड़ में भी कांग्रेस ने अपने तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्हें मैदान में उतार दिया है और इन्हीं के दम पर कहीं न कहीं मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल, लेकिन देखना होगा कि मालवा निमाड़ में इस बार क्या होता है। पिछले चुनाव में तो बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस को मिले थे, लेकिन इस बार क्या तस्वीरें बनती है वो देखना होगा। एक बार फिर से मनोज जी का मैं रुख करूंगी। मनोज जी, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र में मौजूद है, जैसी मुझे जानकारी मिल पा रही है, संतोष कृष्णानी भी आपके साथ इस वक्त मौजूद है, तो इस मालवा निमाड़ का समीकरण भी जरा आप हमें समझाइएगा। लेकिन ये भी समझाइए कि आखिर जिन सीटों पर नाम होल्ड किए गए थे पहली लिस्ट में, हमने देखा, चाहे हम पीसी शर्मा की बात कर ले या एनपी प्रजापति की हम बात कर ले, यहाँ से हालांकि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया था, खासतौर पर गोटेगांव से, लेकिन ये हमेशा कहा जाता रहा कि सर्वे में जिसका परफॉर्मेंस, जिसकी रिपोर्ट अच्छी आएगी उसे टिकट दिया जाएगा। तो बाद में फिर दूसरी सूची में ऐसा क्यों हुआ? पीसी शर्मा की रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, एनपी प्रजापति जी की भी रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, लेकिन दूसरी सूची में उनके नाम का ऐलान करने के पीछे की वजह क्या है सर? देखिए, वजह साफ है कि कमलनाथ जी ने या कांग्रेस ने बड़ा अच्छा एक मैसेज भी देने का प्रयास किया। ठीक है, सर्वे अपनी जगह है, लेकिन जिन्होंने बरसों बरस पार्टी का साथ दिया है और वो किसी गुट से आते हो, लेकिन गुटबाजी को खत्म करते हुए एक मैसेज देने का प्रयास किया गया। जैसे एनपी प्रजापति सीनियर लीडर है, विधानसभा अध्यक्ष रहे, और अब उनको दरकिनार करना है ऐसे समय में जब बाकी सीनियरों को टिकट दिया जा रहा था। और दूसरा, उन्होंने दबाव भी बनाया, तो मुझे लगता है दबाव भी यहाँ काम आया। पीसी शर्मा से बेहतर कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता, इसीलिए पीसी शर्मा को लेकर आए। अब आप देखिए, यदि हम उज्जैन की ही बात करेंगे तो मैं समझूंगा संतोष से, लेकिन उसके पहले आप तमाम सारी सीटों पर भी देखेंगे तो दबाव प्रभाव के साथ सर्वे तो आगे आई है। बहुत सारी ऐसी सीटें जहां नए लोगों को मौका दिया। मैं जरा उज्जैन को लेकर संतोष से बात, उज्जैन को लेकर क्या कहोगे संतोष? दक्षिण को भी होल्ड किया गया था जैसा जया कह रही है, या बड़नगर भी होल्ड था। अब बड़नगर से मुरली मोरवाल का जाना और इधर से चेतन यादव का आना, कैसा देख?
बिल्कुल, चेतन यादव एक नए युवा चेहरे हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार उज्जैन में गुटबाजी दक्षिण और उत्तर को देखी जाती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बार रणनीति नहीं तैयार की कि गुटबाजी को सबसे पहले खत्म की जाए और नया चेहरे को मैदान में उतारे। इसीलिए कांग्रेस ने एक नई रणनीति तैयार करते हुए चेतन यादव पर दाव खेला है। देखना यह होगा कि मोहन यादव को कितनी चुनौती दे पाते हैं, क्योंकि यादव फैक्टर भी बड़ा समाज है। यादव समाज को कहीं ना कहीं बांटने के लिए उन्होंने मैदान में भी उतारा और कहीं ना कहीं चेतन यादव जो युवाओं के दिलों पर राज भी करते हैं, युवाओं से लगातार जुड़े हुए हैं और शिक्षित वर्ग से आते हैं, तो हो सकता है कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी चुनौती पेश की जाए। और बात करें बड़नगर की, तो बड़नगर से मुरली मोरवाल यहाँ से वर्तमान से विधायक तो हैं, लेकिन जिस प्रकार उनके आरोप प्रत्यारोप उनके बेटे के ऊपर लगे, कुछ समय पहले ही हम बात करें तो वहाँ पर कुछ महिलाओं के साथ उनके परिवार की नोकझोंक भी हुई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान तक उनकी शिकायत पहुंची थी। इसको लेकर उनका टिकट काटा जा सकता है। और बात करें जो नए चेहरे दिए हैं, राजेंद्र सिंह सोलंकी, ये पूर्व में जनपद सदस्य भी और मौजूदा जनपद के कार्यकर्ता और सदस्य के रूप में काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और खास हम करके उनसे जिस तरह परिचय से है, तो सीटों कि पर जब बदलाव कोरोना किया काल गया है, ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर खासियत देखने को मिली है इस बार की जो भी सीटें रही, उन सीटों पर जहां गुटबाजी रही, उस गुटबाजी को खत्म किस तरीके से किया जाए। तो उस गुटबाजी को खत्म करने का तरीका निकाला कि कोई ऐसा नया चेहरा लाओ जिसको और कोई नाराजगी भी ना जता पाए और उसका सहयोग भी किया जा सके। तो ये एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला कांग्रेस इस बार लेकर आई है, लेकिन अब इनका फायदा कितना मिलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तमाम जगहों से हमें जानकारियां पहुंचा रहे थे। बिल्कुल, तो देखिए कांग्रेस